Good evening. This is Mokshida Patil. I am IPS officer of 2011 बैच. मैं महाराष्ट्र काडर से बिलोंग करती हूँ. मैं 2011 बैच की IPS हूँ और उसके बाद से लगभग अभी मुझे पिछले 6.5 साल हो गए हैं जब तक मैं महाराष्ट्र में अलग अलग पोस्ट्स पे SP रह चुकी हूँ. मैं UPSC टाइम इंडिया चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे मेरी UPSC की जर्नी फिर से रिविजिट करने का एक मौका मिला. मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है आपको भी हेल्प हो. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एक सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हूँ. मैंने BA इन ऑनर्स किया हुआ है. कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स रह चुके हैं. व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई स्टडीड फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश ऑल्सो. स्कूल में मैं जब थी, मैं सबको बता दूं कि मैं मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. उसके बावजूद मैंने UPSC मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम चुना था क्योंकि कॉलेज की जो मेरी पढ़ाई थी वो इंग्लिश मीडियम में हुई थी. तो मैं सबको शुरुआत में ही ये बता दूं कि आपकी स्कूलिंग या कॉलेज किसी भी मीडियम से हुई हो, आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को मास्टर करके भी UPSC की मेंस और UPSC इंटरव्यू दे सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बचपन से ही आनी चाहिए या बचपन से ही आपने इंग्लिश पढ़ना चाहिए तभी जाके आप UPSC में कुछ करके दिखा पाओ. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो ये बात हुई मेरी बचपन की और मेरी कॉलेज की. कॉलेज के बाद मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी किया, पर ये मैंने इग्नू से किया, ये मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया ताकि मुझे UPSC करने के लिए ज़्यादा वक्त मिले. UPSC के सफ़र में मैं सारे दोस्तों को यही बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले आपका सर्विस में आने का इंटेंशन और आपका मोटिवेशन पहले अच्छा, बहुत ही ऊंचा, पवित्र उस तरीके से सेट कीजिए क्योंकि सर्विस में आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता. देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता. तो ये थोड़े से अपने से लार्जर देन लाइफ मोटिवेशन से हम जब जुड़ जाते हैं तब हमको पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. उसके लिए हमको बाहर किसी को सुनने की या बाहर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं बता दूं सबको कि मेरी UPSC की जर्नी जो थी वो, हालांकि मैंने मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शुरू की, पर जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग जो थी या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने बचपन से ही जो भी कोशिशें की वो बचपन से ही चालू थी. जैसे कि मैं बचपन से ही डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था. हालांकि वो पहले मराठी में होता था, बट बाद में मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे ग्रास्प करना, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना शुरू किया. मैं मराठी मीडियम में होने के बावजूद मैंने इंग्लिश कैसे सीखा ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा एक छोटा सा TEDx टॉक भी अवेलेबल है, उसको भी सुन सकते हैं ताकि हमारे जो हिंदी पट्टी के एस्पायरेंट्स हैं, साउथ इंडिया के, पूरे पूरे इंडिया के जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में स्कूली एजुकेशन लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मैं कर सकती हूँ तो अपन में से कोई भी कर सकता है. जो स्कूल में, कॉलेजेस में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों आप उसमें भी शामिल होइए क्योंकि उन्हीं चीज़ों से अपनी पर्सनालिटी, टीम वर्क, एक क्रिएटिव एंगल हम सब में उभर के आता है. रिस्क टेकिंग, कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों की धीरे धीरे ट्रेनिंग उसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी हमको मिलती है. तो मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम 6वीं में है, 7वीं में है, सो व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. तो मुझे उनको यही बोलना है कि बच्चे आप अभी स्कूल में है या कॉलेज में है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी towards your school, towards your teachers, towards your parents, towards your college एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर लाइब्रेरी हो, रीडिंग हो, या फिर कॉलेज की पिकनिक या ट्रिप हो, सोशल फंक्शंस हो, ये सब को भी अपना टाइम हमने देना चाहिए क्योंकि ये टाइम बाद में नहीं आता. स्कूल का टाइम बाद में हमारे पास नहीं आने वाला है. ये करते करते मैंने जो किया ये मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बचपन से शुरू की. आई स्टार्टेड रीडिंग सम वेरी गुड मैगजीन्स इन मराठी
अभी तो वो बंद हो चुके हैं, लोकप्रभा और चित्रलेखा उनका नाम था। जब हम छोटे थे तो गूगल या सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे लिए ज़रिया यही था कि हम बुक्स से अपने आजू बाजू की सोसाइटी को जानने की कोशिश करें। इन अदर वर्ड्स, बुक्स वर दी विंडोज टू द वर्ल्ड अराउंड अस when we were children. I used to cut some paper cuttings also, which I used to think were important for my own growth or my own conceptual clarity. And I used to try कि वो references, कोई poem के references हो या कोई सुभाषित हो, उसके references मेरे essay में आए या मेरे आंसर राइटिंग में आए। और यही हैबिट मुझे यूपीएससी के ऑप्शनल्स के लिए भी मुझे हेल्प कर गई। बाद में मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो स्ट्रीम होना चाहिए वो आपने बहुत ही सोच के चूज करना चाहिए। यू शुड चूज योर ग्रेजुएशन वेरी वेरी थॉटफुली। अपने यहाँ क्या होता है कि नहीं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या देर वेरी सेट माइंड सेट्स, बट आई थिंक यू शुड चूज द स्ट्रीम विच यू आर कंफर्टेबल इन विच यू विल बी द बेस्ट। जैसे मुझे लगा था इफ़ आई चूज ह्यूमैनिटीज़ मैं उसमें बेस्ट कर पाऊंगी। इंजीनियर मुझे मतलब आई डिडंट सी माई सेल्फ स्टडिंग फॉर इंजीनियरिंग। सो मैंने बहुत पहले से ही यू डिसाइड टू चूज योर ग्रेजुएशन एंड देन यू अकॉर्डिंगली डू योर बेस्ट ड्यूरिंग 5 years ऑफ कॉलेज। कॉलेज में अपन को तैयारी के लिए 5 साल मिलते हैं, सो वी शुड डू द बेस्ट। उसमें फिर उस ऑप्शनल का पूरा जो भी नॉलेज है इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली वो अपने पास आ जाना चाहिए। होता क्या है फिर उसकी वजह से ये जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा बन सकता है। यू डोंट हैव टू थिंक एंड प्रिपेयर एंड गिव टाइम फॉर अनदर ऑप्शनल। आफ्टर योर ग्रेजुएशन बेसिकली देन यू शुड थिंक अबाउट सम प्लान बी। मैं 2-3 क्वेश्चंस एक साथ ले रही हूँ। बहुत बार मुझे पहले लगता था नहीं इफ़ आई हैव प्लान बी फिर मैं इतना 100% शिद्दत के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करूँगी। पर आज मुझे लगता है कि नहीं, अपनी फैमिली को भी अपने से होप होते हैं एंड यूपीएससी या कोई भी एक चीज़ इज़ नॉट द होल लाइफ। लाइफ अपने को बहुत और कुछ चीज़ें भी ऑफर कर सकती है, इसीलिए दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड थिंक ऑफ सम लिटिल प्लान बी ऑल्सो, ताकि यहाँ पे कुछ ना हो तो वी आर नॉट स्ट्रेस्ड, वी आर नॉट ट्रबल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ को धक्का वगैरह नहीं पहुँचना चाहिए। हमने उसी पॉजिटिविटी के साथ प्लान बी को भी देखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद में मैं सबको बताना चाहूँगी कि चूज़ योर ऑप्शनल्स वेरी वाइजली। जैसे आई हैड टेकन सोशोलॉजी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आई थॉट आई विल डू बेटर इन सोशोलॉजी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मराठी लिटरेचर, सो हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे, सो आई टुक मराठी लिटरेचर एंड सोशोलॉजी एज माई ऑप्शनल। मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की आप पूछोगे, मैं बता दूँ कि जैसे मैं पली बड़ी मुंबई में, तो मुझे उस समय लगा कि यहाँ पे मुझे यूपीएससी के लिए जो ज़रूरी लिटरेचर है, बुक्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आई शिफ्टेड माई बेस टू पुणे। मैं पुणे में प्रवीण चव्हाण सर के साथ मैंने मराठी लिटरेचर की पढ़ाई की। उनका भी यूट्यूब चैनल है मार्गी यूपीएससी एमपीएससी करके। फिर मैंने जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन ज्ञान प्रबोधिनी में करी। उनकी भी वेबसाइट है jpnetrutvavikas.org। और मैंने जीएस का कुछ पोर्शन सिनर्जी क्लासेस में भी प्रिपेयर किया। उन सिनर्जी स्टडी पॉइंट में उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। तो ये सब जगह से मैंने इंटेंसिवली और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रिपरेशन करने में हेल्प हो, उस तरीके से मैंने इन चीज़ों को देखना चाहा। और सोशोलॉजी जो था वो मैंने पूरा का पूरा खुद से किया, बिकॉज आई थॉट आई कैन डू इट, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी उसमें था, पोस्ट ग्रेड भी उसमें था, सो आई थॉट आई कैन पुल सोशोलॉजी ऑल ऑन माई ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे की। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, you cannot think of these things in isolation because these all 3 things are interconnected with each other. First, what I did was मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी। मेंस का सिलेबस और मेंस का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पूरे रट डाले। मेंस को मैंने पहले टैकल किया, तो प्रीलिम्स का काफ़ी पढ़ाई उसी में से ही कवर हो जाती है। ये मेरा एक बेसिक मेरा गणित था, ये मेरा बेसिक दिस वाज माय वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल एग्जाम।
और मेंस की प्रिपरेशन आप जब करते हो तब आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी होती रहती है. यू कैनॉट थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन आइसोलेशन. फिर मुझे पूछा गया है कि आंसर राइटिंग का टेक्निक क्या है. तो उसी में मुझे यही बोलना है कि स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. आंसर लिखने के लिए ऐसा कोई कोई अपने को शुभ दिवस, मुहूर्त ऐसा नहीं मिलने वाला है. जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स एंड गेट देम चेक्ड फ्रॉम समबडी. आपकी पढ़ाई जैसे जैसे आगे चलती जाएगी वैसे वैसे आपको आंसर राइटिंग का भी ख्याल आता जाएगा. ये मुझे लगता है ईशू रानी ने पूछा है कि व्हाट वाज योर वे ऑफ मेकिंग नोट्स. इज नोट मेकिंग इम्पोर्टेंट? यस बेटा, नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा तो तरीका यही था, मैं डायनामिक तरीके से नोट्स बनाती थी. मेरी ये मोडस ऑपरेंडी थी कि यूपीएससी में मेंस के लिए जिस तरीके से पेपर मिलता है, जो दोनों साइड से उसको कॉलम बनाया रहता है एंड यू हैव टू राइट इन बिटवीन. तो मैंने ऐसे पेपर्स ला के उसकी बुक्स बना ली थी, नोटबुक्स बना ली थी. और उसमें मैं जैसे ही पढ़ती थी, मान लीजिए मैंने सोशो का एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, then I will read the chapter, understand the chapter, then I will look at the previous year questions. I will understand the questions, then I will read some other reference material which will make me stand out my answer from other people. क्योंकि friends, this is not an exam, this is a competition. My answer has to be better from the next person. तो मेरे आंसर को थोड़ा एज मिले, उसमें थोड़ा स्पाइस हो, थोड़ा मेरा आंसर सबसे अलग हो, इसलिए आई यूज टू डू सम एक्स्ट्रा रेफरेंस वर्क ऑल्सो. कोई उसमें लेटेस्ट आपने फैक्ट डाल दी, कुछ अलग रिसर्च रेफरेंसेस उसमें डाल दिए. तो ये सब लेके मैं नोट्स बनाती थी एंड आई यूज टू मेक वेरी डायनामिक नोट्स. आई यूज टू अवॉइड हाईलाइटर. अपन क्या करते हैं, हाईलाइटर से बहुत उसको हाईलाइट करते जाते हैं, बट आई थिंक फिर बाद में द होल बुक बिकम्स हाईलाइटेड, सो दैट शुड नॉट बी द पॉइंट. So dynamic note making is very important, so that after 15 days if you think नहीं, ये मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, आई वॉन्ट टू ऐड इन टू दैट टॉपिक, तो आप उसी में ही डायनामिकली यू कैन ऐड इन टू दैट टॉपिक. और ये दीज नोट्स आर द बेसिस फॉर योर रिविजन. आप पूरे के पूरे बुक से गट्ठे रिवाइज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी वर्ड. उसके लिए आपको नोट्स लगेंगे. कभी वो की वर्ड्स के फॉर्मेट में होंगे, कभी वो एक क्रोनोलॉजी के फॉर्मेट में रहेंगे, कभी वो ऐसे रहेंगे नोट्स कि केवल आप ही को समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या सोच के उस टाइम पे ये नोट्स बनाए हैं. तो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के टाइम पे नोट्स. और जब एग्ज़ाम का दिन आएगा, एग्ज़ाम का एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, यही नोट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे और यही नोट्स आपको यूज़ में भी आएंगे. जैसे देर इज़ अ गैप ऑफ 2 hours ड्यूरिंग 2 papers ऑफ मेंस. सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है. आधा घंटा आपने थोड़ा रिलैक्स किया, फ्रेश हुए, 15-20 मिनट में कुछ थोड़ा हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट्स ले लिया, नाश्ता कर लिया. फिर आप ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते, गाना तो नहीं सुन सकते. यू वॉन्ट टू रीड समथिंग सो दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन योर नोट्स विल कम इन हैंडी फॉर यू. कि उस टाइम बैठ के आपने वो थोड़ा सा नोट्स को सी थ्रू किया कि नहीं यार, मैंने पढ़ाई की है, मैंने सच में इसमें लागत लगाई है, आई हैव डन माई हार्ड वर्क, आई हैव पेड माई ड्यूज. तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करती है नोट्स एग्जाम के दिन पे. सो दिस इज द अल्टीमेट इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट्स. फिर मुझे पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर दे इम्पॉर्टेंट. यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो यूपीएससी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये आपने को कैसे पता चलेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज द सिलेबस. आपको सिलेबस पूरा बाय हार्ट होना चाहिए और उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस यू शुड हैव लर्न देम बाय हार्ट, ताकि आपको यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन, फॉर्मेट, वर्ड, जिस शब्द रचना जिसको बोलते, वो आपको समझ में आए. यूपीएससी कैसे इवॉल्व होती गई है और कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत ही ट्रेडिशनल भी रही हुई है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस लगता रहेगा. जितना सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसका अगला एस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना. आप इमेजिन कीजिए आपने ट्रक भर के बुक्स पढ़ी है या एक टैंकर भर के आपने पूरे नोट्स निकाले हैं, बट आप एग्ज़ाम के 3 6 घंटे में उसको लिख नहीं पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है.
तो आपको 3 घंटे मेंस के या प्रीलिम्स के 2 घंटे जो भी टाइम है, उस टाइम में आपको अपना पूरा दिमाग लगाना है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं सचिन तेंदुलकर ने कितनी भी प्रैक्टिस की होगी, पर वो मैच में जो खेला वो सब लोग देखते हैं। मैच में उस टाइम पे 2 घंटे में आपने क्या करके दिखाया, 3 घंटे में आप क्या लिख के आए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से। आपने मेंस के कम से कम 3-4 क्वेश्चन पेपर्स पूरे बैठ के सॉल्व करने हैं, किसी से चेक करा के लेने हैं, कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट हो या अपने कोई कोच हो, कोचिंग वाले, उनसे आपने चेक करके लेना है। प्रीलिम का भी आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे, कम से कम 70, 80, 90, 100 तो करने ही चाहिए किसी ने भी, हर कोई, सी सेट हो या कोई भी टॉपिक हो, उसके करने ही चाहिए, ताकि वो सॉल्व कर करके अपने को पता चलता है कि मैं कहाँ, मेरा पढ़ाई कितनी कम पड़ रही है। सेकेंडली आपको पता चलता है मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो उसका पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ माई आंसर्स कमिंग रॉन्ग, विच सब्जेक्ट इज वीक, तो मैं उसी में अपना हार्डवर्क डालूंगा या डालूंगी, ताकि मेरा टाइम बच जाए। दिस इज अ टाइम एफिशिएंट स्ट्रेटेजी। 100 में से 100 सवाल का आंसर सबको नहीं आएगा, बट कुछ आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करने के जोन में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। So that time your fuzzy logic, your previous hard work, your previous knowledge, fuzzy logic, ये सब चीज़ें एक करके you can make an intelligent guess. पर ये it's not तुक्का, it's intelligent guess. You have that scope of 5-7 questions at least कि जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। तो उसका परसेंटेज सही आने का करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो सही आए वो तो जाने दो, बट जो गलत आए हैं आंसर्स, जो मेरे आंसर्स बार बार गलत आ रहे हैं, उसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एनालाइजिंग योर फेलियर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी से ही मैं दूसरी बार आऊँगी मेंस। मुझे पूछा गया कि मेंस में आप क्या अवॉइड करना चाहेंगी, तो मैं रादर ये बोलना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आपको समझ में आए दैट आई हैव मेड दिस मिस्टेक और I tend to avoid this, tend to overlook this, these are my failures, ये जितना जल्दी से जल्दी आपको समझ में आओ, जितना जल्दी से जल्दी आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। मेंस के पेपर, ये डायरेक्टली मेंस के दिन आपको सरप्राइज या शॉक तो नहीं लगना चाहिए। ये धक्के पहले ही अपन खा ले तो फिर एग्जाम का दिन अपने लिए ठीक रहता है। फिर मुझे पूछा गया है कि आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो मैं आई वुड लाइक टू कंबाइन 2 क्वेश्चंस अबाउट मेकिंग अ टाइम टेबल एंड मेकिंग रिवीजन शेड्यूल। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करनी है, समझ के लेना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। फिर उसी टॉपिक का फैक्चुअल देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पढ़ाई आपको करनी है। फिर आपको नोट्स बनाने हैं, वही करते करते। नोट्स मतलब पूरे सेंटेंसेस में नहीं, पॉइंट फॉर्म में आपको नोट्स बनाने हैं। फिर उसकी आपको दूसरे दिन, आज ये कर लिया, दूसरे दिन उसी टाइम उसी टॉपिक की आपको रिवीजन करनी है। फिर ये उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट रिवीजन। फिर सेकेंड रिवीजन आपको तीसरे दिन करनी है, बाद में फिर 1 हफ्ते के बाद करनी है, और बाद में फिर 1 महीने के बाद। तो ये आपको क्लियर हो गया, ताकि अपनी मेमोरी में वो चीज़ें फिट बैठती है। हर टॉपिक को ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक अपने को ईजिली आते हैं, उसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, उसको आ गया, समझ गया, बैठ गया दिमाग में। जिसमें ज़्यादा अपने को लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा रिवीजन की, या आई वांट टू रीविजिट दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए ये शेड्यूल बहुत काम करता है। उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, बट दिस वॉज माई स्ट्रेटजी टू रिमेंबर द टॉपिक्स दैट आई डिड नॉट लाइक और देट वर बोरिंग टू मी, या फिर उसको याद रखने में थोड़ा ज़्यादा मेरे को टाइम एफर्ट लगाना पड़ रहा था। तो उसके लिए मैंने रिवीजन का ये मेरे लिए फॉर्मूला निकाल के रखा था। बाद में फिर जब मुझे लगा कि मेरा सिलेबस, आई हैव कवर्ड द होल सिलेबस, मेरा सिलेबस सारा खत्म हो रखा है, देन आई स्टार्टेड राइटिंग फुल आंसर्स। कभी कभी मैं क्या करती थी, आई वुड लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हाइल स्टडिंग ओनली, और ऐसे ही मेंटल एक्सरसाइज करके दिमाग में ही यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन पॉइंट्स कि एज टू हाउ यू विल राइट द आंसर। उसको जरूरी नहीं है उसमें कम ज़्यादा कुछ करना है, जोड़ा घटाया, तो इट्स एन एक्सरसाइज। और बाद में देन यू मेक सम वेरी स्मॉल कर्सरी नोट्स, कि ये मेरे पूरे एकदम कर्सर, एकदम सटीक छोटे छोटे मेरे नोट्स है, कि ये मैं पढ़ लूँगी, मेरा काम बन जाएगा।
फिर लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, वी डिडंट हैव सोशल मीडिया व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, पर अभी जैसे मुझे लगता है टाइम लगा के सोशल मीडिया यूज़ करने में कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो दिस इज़ अली बाबा's den, बट इट कैन वेरी क्विकली बिकम एन एबिस ऑल्सो, बिकॉज इट्स वेरी एडिक्टिव। उसमें देखने में मज़ा भी आता है, बहुत नई नई चीज़ें पता चलती है। बट मुझे लगता है कुछ अच्छे चैनल्स को अपन सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और फिर वो सब्सक्रिप्शंस में से भी जो अच्छे और रेलेवेंट लगे वो 20 मिनट के लिए या वॉट एवर आपने अपने आप को टाइम दिया है, वो देखने में कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसमें भी आपको छांटना पड़ेगा। सिलेबस की बात मैंने बता दी, रिवीजन की बात बता दी। सिलेबस, किसी ने पूछा कि सिलेबस समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। तो सिलेबस आप, इट मीन्स आप मोबाइल पे हैं तो आप उस टॉपिक को गूगल करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी इस टॉपिक के ऊपर मुझसे क्या चाह रही है। से फॉर एग्जांपल क्लाइमेट के बारे में है, तो आपको क्लाइमेट मतलब ज्योग्राफी में भी आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में भी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स में आएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में आएगा। तो ऐसा मिल मिला के आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर कनेक्शंस फॉर्म कर लेगा। आप बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे जैसे आप पढ़ाई शुरू करेंगे, द मोर यू विल स्टडी, द मोर यू विल टेंड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। रिवीजन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। मुझे पूछा गया कि आप क्या अवॉइड करेंगी, मान लीजिए इफ़ आई एम टू रिविजिट माय जर्नी, तो मैं ये बोलूँगी कि आई वुड डेफिनेटली अवॉइड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पीपल विथ हुम यू लिव, मतलब जैसे फ्लैटमेट्स हो गए या जो भी हो गए, वो थोड़ा सा देख दाख के ही आदमी ने उसमें पढ़ना चाहिए। फिर मैं ये बोलूँगी कि आई हैड टू ट्राई अ लॉट, ट्रायल एंड एरर हो गया मेरा, टू फाइंड अ परफेक्ट प्लेस टू बिगिन माई प्रिपरेशंस। जैसे मैं मुंबई में ही करने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ा सा वो नहीं जम रहा था। तो जब मैं पुणे आई तब मुझे वो आई कुड फाइंड अ परफेक्ट एटमॉस्फियर टू बिगिन माई स्टडीज़। मेरी गलतियाँ क्या थी, तो मेरी गलतियाँ मुझे जो लगता है कि जैसे सोशो में, हालांकि मैंने पोस्ट ग्रेड करके रखा था, पर मैंने वो उसकी जो जार्गन होती है, हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक की एक जार्गन होती है, तो आई डिडंट कैच दैट क्विकली बिफोर। आई थिंक आई समहाउ रोट क्वाइट प्लेनली। तो जो भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स है या एस्पायरेंट्स है, मैं उनको यही बोलूँगी कि ट्राई टू कैच द जार्गन ऑफ दैट सब्जेक्ट, सो दैट आपके आंसर को अच्छा बेस आएगा। योर आंसर विल लुक सोफिस्टिकेटेड एंड प्रोफेशनल। आप जार्गन पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई भी होगी और आप अच्छे अच्छे कनेक्शंस आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। और ये बोलूँगी कि हाँ, मैंने पहले के अटेम्प्ट्स में इनफ प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने मॉक पेपर यू प्रीलिम्स के ज़्यादा नहीं सॉल्व किए थे, या फिर मेंस के भी मैंने नहीं किए थे। टिप्स क्या देंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि कंफर्ट जोन के बाहर सक्सेस है। हम अपने कंफर्ट जोन के बबल को जितना जल्दी से जल्दी तोड़ेंगे, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, इट कम्स विथ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, it comes with lot of struggle also, but it's well worth it. Getting out of your comfort zone is the key to success. What is worth doing is service of the society. हमारे इंडियन कल्चर में बोला गया है कि सेवा परमो धर्म, एंड इन सर्विस ऑफ अदर्स डू वी फाइंड आवर सेल्व्स। तो आपका वैसे उस तरीके की मेंटालिटी है, तो डेफिनेटली दिस स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टडी विल ऑल्सो एनरिच यू फॉर एवर। अभी मैं थोड़ी, आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट वर गिवन टू मी। अभी मुझे पूछा गया, मैम व्हाट इज़ योर ऑप्शनल इन यूपीएससी। तो मेरे मराठी लिटरेचर और सोशियोलॉजी, हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे, तो ये मेरे ऑप्शनल्स थे। किसी ने पूछा कि विच बुक्स डिड यू प्रिफर। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत तो एज यूजुअल एनसीईआरटी से ही की थी, टू क्लैरिफाई माय बेसिक्स। सोशियोलॉजी मेरा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का ही ऑप्शनल था, तो मैंने जो बेसिक बुक्स थे वो तो थे ही, पर मेंस के लिए मैंने मेरा जो कॉलेज है सेंट जेवियर्स, उसकी लाइब्रेरी में जाके 15 दिन आई ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क एंड रेफरेंस वर्क, जिससे मेरे आंसर्स एनरिच हो जाए।
So how not to get motivated, not to affect our UPSC preparation and concentrate. तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी मोहिनी जी, दैट दिस लुक एट इट एज अ ट्रेनिंग। जब आप ऑफिसर बनोगे तो डेली ऐसी रूमर आती रहती है, देर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू फ्रॉम मेनी एंगल्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि ऐसे यूपीएससी ने तो कुछ ऐसा जो आपको थ्रेट महसूस हो ऐसा कुछ अनाउंस तो नहीं किया है, कुछ ऑफिशियल उस वर्जन तो आई नहीं है। तो अपन अपना काम अपना कर्तव्य करते रह सकते हैं। अपनी पढ़ाई अपने जो हाथ में है वो चीज़ें तो हम कभी भी कर सकते हैं। प्रेशर या अलग अलग प्रेशर ये लाइफ में हमेशा ही रहेंगे। तो हम इसको एक पॉजिटिवली थोड़ा सा देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये मैं अगले की ऑफिसर जब बनूंगी तब की मेरी ट्रेनिंग हो रही है। इस तरीके से देखेंगे तो शायद थोड़ा सा ठीक रहेगा। किसी ने पूछा हाउ टू अवॉइड कंफर्ट जोन। तो मुझे लगता है कि जब आपको वो यू फील इट फ्रॉम इनसाइड, यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम इनसाइड, व्हेन यू स्टे इन द कंफर्ट जोन फॉर टू लॉन्ग, यू रियलाइज इट, यू फील इट कि एक थोड़ा सा आलस नहीं बोलेंगे बट बौद्धिक आलस कभी कभी आ सकता है। हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम पड़ सकती है, या तो हमको थोड़े एक्सक्यूजेस ज़्यादा मिल सकते हैं, या हमारा सोशल मीडिया यूज़ ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर हम ऑप्शनल चूज़ करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या फिर बेटर एंड बेटर अपने आंसर या ऐसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर जो जितना पढ़ना है उतना नहीं पढ़ रहे हैं उतना। आई थिंक दैट इज द कंफर्ट जोन, एंड हाउ टू अवॉइड इट इज टू रिमेंबर व्हाट आई सेड कि सक्सेस इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। किसी ने पूछा है कि हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। तो ये फियर तो हमेशा रहती है, और थोड़ी सी रहना ठीक है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम अनलेस आपका परफॉर्मेंस इज नॉट गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड। आई थिंक फियर ऑफ फेलियर इट कैन वर्क एज अ यू स्ट्रेस, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस ऑल्सो ऑन यू। Yeah, but all in all UPSC preparation is it's a spiritual journey also, जिसमें यू कैन फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। क्योंकि वो सिलेबस ही इतना खूबसूरत है, सिलेबस ही इतना बढ़िया है कि उसको पढ़ते पढ़ते यू विल ऑल्सो बी एनरिच्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। असफल होने का डर ही मेहनत नहीं करने देता है। नो, तो दैट इज नॉट डन भाई, ऐसे तो नहीं चलता। आप थोड़ा सा और सोच विचार कीजिए। आप मान लीजिए कि इसी टॉपिक के ऊपर आप यूपीएससी का ऐसे लिख रहे हो, असफल होने का डर मेहनत नहीं करने देता, और उसके ऊपर 1000 शब्द का एक ऐसे लिख के दिखिए। आपको खुद ही लिखते लिखते पता चल जाएगा कि आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बता रही है। आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स हो, इंजीनियर हो, यूपीएससी ऑफर्स अ वाइड अरे ऑफ ऑप्शनल्स कि आप जिसमें से आपका ऑप्शनल चूज कर सकते हो और यूपीएससी दे सकते हो। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज ऑफ मीडियम प्रेफरेबल है आप उसी में दे सकते हो। आप कॉमर्स के भी ऑप्शनल्स यूपीएससी में ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, संस्कृत है, लिटरेचर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, एक बार यूपीएससी की वेबसाइट भी देखनी चाहिए कैसी होती है, तो उस पर अपन अपना बता सकते हैं। मैम आफ्टर सिलेक्शन लाइफ कैसे है, इज इट मोर चैलेंजिंग? तो आफ्टर सिलेक्शन लाइफ बिफोर सिलेक्शन की लाइफ से बहुत अलग है, क्योंकि उसके पहले आप यू आर एन एस्पायरेंट एंड देन सडनली यू बिकम एन ऑफिसर ट्रेनी। तो मतलब यू बिकम सडनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि नाउ सोसाइटी लुक्स अप टू यू टू डिलीवर, योर फैमिली लुक्स अप टू यू टू डिलीवर। तो लोगों की, पब्लिक की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप अच्छा ही काम करोगे, आप अच्छा ही करके दिखाएंगे, उनको जस्टिस दोगे, उनकी बात सुन के लेंगे। जो अभी जैसे हमारा आईपीएस ऑफिसर्स का, अब इट्स आवर ड्यूटी टू फाइट क्राइम, टू प्रिवेंट क्राइम, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं वो दिन अच्छे थे, पर अभी लगता है कि मतलब ये तो मैं इतना बोलूँगी कि वो पढ़ाई नहीं करेंगे
तो अपन इस काम को भी अच्छे से जस्टिस नहीं कर सकते, इस काम को भी हम फियरलेसली काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये यूपीएससी की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत करने जैसी है। आपने पूछा है लॉ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ज़रूर। आपने, मुझे लगता है ऑप्शनल्स चूज करने में यू शुड ऑलवेज चूज द टॉपिक विच यू आर कंफर्टेबल विथ, विच यू लाइक जेन्यूइनली। ज़रूरत पड़े तो 2 साल 3 साल आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट में सब लोग सफल हो पाए। तो यू शुड बी एबल टू कैरी ऑन fighting with that subject, loving with that subject, writing answers with that subject for 2 years 3 years। क्योंकि आपने 2 साल मेहनत किसी ऑप्शनल में लगा दी तो फिर उसमें चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ऑप्शनल चूज करते वक्त अपना उस यूपीएससी का उस विषय का, उस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने चाहिए उस टॉपिक के, कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मेरे को ये सवाल कैसे लग रहे हैं, मैं ये स्टडी कर सकता हूँ क्या, और ज़रूरत पड़े तो 2-3 साल इसमें मेरी लागत लगा सकता हूँ क्या, ये आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन मिस्टेक टू अवॉइड भी मुझे लगता है शायद मैंने बता दिया। किसी ने अच्छा सवाल पूछा है, पंकज तिवारी जी ने, कि मैम लिमिट सोर्सेस आर सफिशिएंट। तो हाँ, आपका एक बेसिक फाउंडेशनल क्लैरिटी आने के लिए लिमिटेड सोर्सेस आर वेरी बेनिफिशियल। पर मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया है वो है कि किसी कोई भी सोर्स हो, 3 सोर्स 4 सोर्स एटलीस्ट ऑप्शनल्स के लिए, तो उसकी नोट मेकिंग हैज़ हेल्प्ड मी। तो और मैंने जैसे कहा डायनेमिक नोट मेकिंग, कि कभी बाद में लगा कि नहीं मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं और थोड़ा देख लूँ या देख लेती हूँ, देख ले सकती हूँ, तो यू कैन अगेन रिविजिट एंड ऐड इनटू योर नोट्स। तो दैट टाइम आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बेसिक फाउंडेशनल क्लैरिटी तो आ ही गई है। किसी ने, दीपक वानखेडे जी ने पूछा आहे, मॅम एसेसाठी सोर्स काय यूज करत गेलात? तर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मी एसेमध्ये मला माझे 3rd अटेम्प्टमध्ये, म्हणजे मी पहिल्यांदा जेव्हा एसे लिहिला तेव्हा मला हायेस्ट मार्क होते। तर त्याच्यासाठी एसेसाठी सोर्स असा काही नाही आहे। सबको हिंदी इंग्लिश में भी बता दूँ कि दीपक जी ने पूछा व्हाट इज़ योर सोर्स फॉर एसे? तो देर इज़ नो सोर्स फॉर एसे एज सच, बिकॉज यूपीएससी की पढ़ाई, जीएस मेंस एंड प्रीलिम्स ही एक सोर्स है। न्यूज़पेपर या आपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग की हुई है, दैट एक्ट्स एज योर सोर्स टू राइट एसे। मैंने लगभग 70-75 एसे की पॉइंट फॉर्म में प्रिपरेशन की थी। मी जवळजवळ 70-75 एसेचे पॉईंट्स बनवले होते, पॉईंट काढून बघितले होते की मला जमतंय का, मला येतंय का, म्हणजे मला लिहायला आवडतं, त्यामुळे मला असं वाटलं मला सगळं लिहायची गरज नाही, पण हां एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, सम एग्जाम्पल्स, सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, देन माय ओपिनियन एंड देन द एंड ऑफ द एसे। इस तरीके से मैंने अपना एसे का प्रैक्टिस करके देखा था। 2 फुल एसे मैंने लिख के देखे थे और चेक भी करवा लिए थे। हाँ, मैंने जब चेक करवा लिया था हमारे कोचिंग के सर से या फिर जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उससे मैंने चेक करवा लिया, तो तब पता चला था उसमें और कम ज़्यादा मैंने क्या करना है, या फिर लैंग्वेज का फ्लो किस तरीके से रखना है। somebody has asked स्टडी कैसे ट्रैक करे, तो इट्स ऑल अप टू यू। दैट गोज हैंड इन हैंड विद द क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो 24 घंटे आपके दिमाग में वही चीज़ चलनी चाहिए, इतना तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। आप चाहे 7-8 घंटे पढ़े, चाहे 10-12 घंटे पढ़े, कभी कभी आपको उतना पढ़ना भी पड़ेगा, पर ये भी अपने को देखना चाहिए कि ह्यूमनली आफ्टर 6-7 आवर्स मे बी यू आर नॉट एबल टू गिव इन फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड हाउ योर ओन बॉडी वर्क्स, किस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन लगता है, किस टाइम पे मैं इतना फोकस नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कुछ पढ़ लिया, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या मैप्स देख लिए, या फिर कुछ एक आध एक्स्ट्रा करिकुलर बुक पढ़ ली, या फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अभी जैसे आजकल सब लोग देख रहे हैं तो 10-15 मिनट वो देख लिया। तो अपने आप को फ्रेश करते करते थोड़ा सा टॉपिक बदल के आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के अटेम्प्ट कैसे काउंट होते? तो आपने एक बार फॉर्म भरा तो वो नहीं काउंट होता। आप जिस दिन प्रीलिम्स के लिए गए
प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो वहाँ से आपका अटेम्प्ट काउंट करना शुरू होता है, चाहे आप फिर प्रीलिम फेल हो या पास हो तो उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। मॅडम संभाजीनगरचा आहे. अरे वा, व्हेरी गुड. मी पण संभाजीनगरमध्येच पोलीस अधीक्षक रेल्वे म्हणून सध्या पोस्टेड आहे. मैम आपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के प्लीज़ गाइड कर दो, तो मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ और सबने मार्गदर्शन मांगा है, पर मैं प्लीज़ सबको यही बताऊंगी कि आपकी पढ़ाई करना कहीं से कहीं तो शुरू करो। मतलब हम ऐसा ये वेट नहीं कर सकते कि मेरे पास पूरे सोर्स होंगे, पूरे बुक्स होंगे तो उस दिन से मैं पढ़ाई शुरू करूँगी। ये जैसे आप वो राह पे चलना शुरू करेंगे तब से आपको भगवान भी कई बार मदद कर देता है फिर, और दूसरे भी सोर्सेस या दूसरी भी चीज़ें आपके साथ होंगी और वो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। So I think I have tried to cover most of the points. और कोई पॉइंट्स है तो मुझे लगता है कि यहाँ मतलब गाइडेंस देने वाले तो बहुत हैं, आपको मिलेंगे भी, पर मैं ये बोलूँगी कि अच्छे इंटेंशन से ये एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कीजिए और कहीं ना कहीं से शुरू कर दीजिए। मेहनत, हार्डवर्क, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये एग्ज़ाम अलग अलग नहीं है, इंटरव्यू की पढ़ाई ही मसला है, ये पूरा एक ही मामला है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को देखिए। आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोग तो अगले आने वाले टाइम में मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड आई होप सम ऑफ माई नोट्स वर डेफिनेटली यूजफुल टू यू ऑल। जाते जाते सबको यही बताना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम से आपको दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है और ये करते करते आपके हाथों से बहुत बड़े काम भी उसमें से हो सकते हैं और होंगे। यही हौसला मन में रख के अपने ये छोटे छोटे टेंशन, प्रॉब्लम, इससे डेली थोड़ा थोड़ा लड़ते लड़ते, थोड़ा थोड़ा झगड़ते झगड़ते एक दिन हम भी उधर पहुंच सकते हैं। सो आई गेस ऑन दिस नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।